दोस्तों आज मैं आप सभी को नाउ यू सी में फिल्म सीरीज का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। दोस्तों ये मूवी इसके पिछले पार्ट के ठीक 10 साल बाद रिलीज हुई है और इसकी कहानी प्रेजेंट टाइम से शुरू होती है। डैनियल पूरे 10 साल बाद दोबारा से पब्लिक के सामने अपना नया मैजिक शो लेकर हाजिर होता है और पब्लिक डैनियल को देखकर काफी एक्साइटेड हो रही होती है। तभी डैनियल पब्लिक को बताता है कि वो अपनी टीम यानी 4 हॉर्समैन को भी अपने साथ लाया है। ऐसा बोलते ही डैनियल की टीम का सबसे पुराना मेंबर मैरिट वहाँ हाजिर होता है। मैरिट किसी को भी हिप्नोटाइज करने में माहिर था। मैरिट ऑडियंस को उनके पीछे देखने का इशारा करके उन्हें जैक से इंट्रोड्यूस कराता है। जैक हाथ की सफाई करने में मास्टर था और इनकी सबसे आखिरी मेंबर हेनली रीव्स भी वहाँ हाजिर होती है। हेनली एक एस्केपिस्ट थी, यानी वो किसी भी जेल को एस्केप करने में माहिर थी। अब इन सभी को इतने सालों बाद एक साथ देखकर सभी अप्लॉयज करती हैं, तालियां बजाने लगती हैं। लेकिन वहीं मैट नाम का एक एरोगेंट बंदा इन लोगों का मजाक उड़ा रहा होता है। तब वहाँ का बारटेंडर मैट को ऐसा ना करने की हिदायत देता है क्योंकि वो लोग मैजिशियन हैं और शायद उनकी बातें सुनकर उसे फंसा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैट को इसका बिल्कुल भी खौफ नहीं था। तभी वहीं बगल में एक ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की मैट से पूछती है कि क्या उसके हाथ में जो आईफोन है वो रियल सोने का है। तो मैट बहुत घमंडी अंदाज से हाँ बोलता है और वो बताता है कि वो बहुत अमीर है। तब वो ब्लॉन्ड लड़की उसे वार्न करती है कि इस जगह कोई भी उसका फोन चुरा सकता है, इसलिए वो थोड़ा सतर्क रहे। लेकिन इधर मैट को किसी की फ्री एडवाइस लेने की आदत नहीं थी। तभी डैनियल स्टेज में अपनी ऑडियंस को ताश के पत्ते दिखाने बोलता है जो उन्होंने ऑडियंस को शुरुआत में बांटे थे। तो सारी ऑडियंस ऐसा ही करती है। अब डैनियल उन्हीं ऑडियंस से एक दूसरे से उनके ताश बदलवाता है ताकि शो में चीटिंग की गुंजाइश ना हो। दरअसल इन लोगों को मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत थी और डैनियल उसे अपना हेल्पर चुनता है जिसकी ताश में हुकुम का इक्का आया था। ये ताश बॉस्को नाम के एक यंग लड़के के हाथ लगा होता है और इसलिए डैनियल उसे आगे स्टेज में बुलाता है। इधर मैरिट बॉस्को को हिप्नोटाइज करके उसे एक झटके में खड़े खड़े सुला देता है, लेकिन ये इनकी मेन ट्रिक नहीं थी। अब ये चारों एक एक करके बॉस्को की बॉडी के अंदर घुसते हैं, जिसके बाद बॉस्को के अंदर उन चारों की पर्सनालिटी आ जाती है और वो उन्हीं की आवाजों में बातें करने लगता है। इसे देख ऑडियंस बड़ी जोर से तालियां बजाती है। लास्ट में बॉस्को डैनियल की तरह बात करने लगता है जैसे उसके अंदर डैनियल की आत्मा हो। डैनियल ऑडियंस का शुक्रिया करता है और साथ ही में ये भी बताता है कि इस मैजिक शो में एक ऐसा आदमी भी मौजूद है जिसे जादू जैसी चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं और उस आदमी का नाम मैट है। तो इसे सुन मैट फौरन अपना हाथ खड़ा करके पब्लिक को अपना चेहरा दिखाता है। डैनियल आगे बोलता है, तुम और तुम्हारे दोस्तों ने क्रिप्टो एक्सचेंज में गरीब और लाचार लोगों का बहुत पैसा लूटा है और आज इस शो में हम उन्हें वो पैसे वापस करेंगे। ऐसा कहकर डैनियल मैट को उसका अकाउंट नंबर बताने लगता है, जिसे सुन मैट की मुस्कान ढल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि डैनियल को इतना सब उसके आईफोन के बगैर कैसे पता चला। तभी मैट देखता है कि उसका आईफोन चोरी हो गया था और ऊपर स्टेज में डैनियल के पास उसका आईफोन था। डैनियल के पास न केवल मैट बल्कि उसके सभी दोस्तों का भी आईफोन था। इसे देख मैट और उसके दोस्त बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वहीं डैनियल उन महंगे आईफोन्स को पब्लिक में बांट देता है, जिससे मैट गुस्सा होकर डैनियल को धमकाता है, मगर डैनियल अचानक से हवा में उड़ने लगा था। इसे देख मैट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब डैनियल के अंदर से चारों हॉर्समैन की आत्माएं बाहर निकल जाती हैं और ये चारों बेचारे बॉस्को को स्टेज से वापस नीचे भेज देती हैं। इधर डैनियल पब्लिक से बोलता है कि उन सभी को एक कार्ड दिया हुआ है, उसके ऊपर ड्रिंक फेरने पर सभी को एक कोड दिखेगा। उस कोड को डालते ही उन सभी के अकाउंट में मैट के गरीबों से लूटे हुए ढेर सारे पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे। डैनियल के ऐसा बताने के बाद सच में लोगों के अकाउंट में पैसे अपने आप आने लगते हैं, जिसे मैट अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन वो जैसे ही स्टेज की तरफ बढ़ता है वैसे ही वह चारों हॉर्समैन वहाँ से गायब हो जाते हैं और स्टेज में जाने के बाद मैट को पता चलता है कि वहाँ वह हॉर्समैन मौजूद ही नहीं थी, बल्कि उसने जो कुछ भी देखा वो सब एक प्रोजेक्टर से किया जा रहा था, जिसकी फुटेज एआई के इस्तेमाल से बनाई गई थी। असल में ये सारा खेल बॉस्को और उसके दो साथी नैटली और चार्ली ने परफॉर्म किया था। चार्ली ही वो नकली बारटेंडर बना हुआ था जिसने हैरी को मैजिक के बारे में वार्न किया था। वहीं नैटली वो ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की थी जिसने बड़ी चालाकी से हैरी
और उसके दोस्तों का आईफोन चुराकर बाद में उसे बॉस्को को दे दिया था। इधर तीनों दोस्तों के अंदर कोई न कोई खूबी थी, जैसे बॉस्को 4-5 लोगों की हूबहू मिमिक्री कर सकता था। चार्ली इल्यूजन क्रिएट करने में मास्टर था और स्टेज परफॉर्म में जो नकली हॉर्समैन दिखाए गए थे वो सारा प्रोजेक्शन अकेले चार्ली ने क्रिएट किया था। वहीं इनकी तीसरी दोस्त नैटली बड़े से बड़ा ताला खोलने में माहिर थी और पिछले कुछ समय से इनकी ये छोटी सी टीम वो काम कर रही थी जिसे हॉर्समैन सालों पहले किया करते थे, यानी अमीरों से लूट कर गरीबों की मदद करने का। इधर चार्ली अपने सारे प्रोजेक्टर्स बंद कर रहा होता है, मगर तभी उसे एक प्रोजेक्टर के पार असली डैनियल दिखता है। चार्ली और उसके दोस्त को पहले तो इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब चार्ली टच करके देखता है तो ये वाकई असली वाला डैनियल था। डैनियल उसे वार्निंग देता है कि वो दोबारा उसे कभी टच ना करे। इधर डैनियल को पूरे 10 साल बाद खुद के सामने देखकर ये तीनों बहुत हैरान होती हैं। चार्ली पूछता है, आखिर आपको हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? आपने हमें ढूंढा कैसे? डैनियल ने कहा, मेरे लिए तुम लोगों को ढूंढना इतना आसान था तो जरा सोचो, पुलिस को तुम्हें ढूंढने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। बॉस्को ने कहा, भला पुलिस हमें क्यों ढूंढेगी? डैनियल बोला, उस हाइस्ट के लिए जिसमें तुमने मैट नाम के उस आदमी को लूटा है और साथ ही साथ तुम लोग पिछले कई सालों से इधर बिजली चोरी करके रह रहे हो, जो कि अपने आप में ही एक क्राइम है। बॉस्को ने कहा, तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। डैनियल बताता है, तुम एक एक्टर बनना चाहते थे, इसके लिए तुमने वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज को समझना सीखा था, मगर अफसोस तुम्हारा वो सपना सपना ही रह गया। इसलिए अब तुम अपनी एक्टिंग का नमूना स्टेज में दिखाते हो। और आप मैडम, आपको बचपन में कई सारे बोर्डिंग स्कूलों से निकाला गया था। आपको लगा कि आपके पेरेंट्स आप पर दबाव बनाना चाहते थे, इसलिए आप रातों रात घर छोड़कर वहाँ से भाग आई। अब बचते हो तुम चार्ली। चार्ली, तुम्हारे बारे में मुझे इंटरनेट में ज्यादा कुछ जानने नहीं मिला, लेकिन मैं इतना पता कर पाया हूँ कि तुम बचपन में एक अनाथ थे और तुम्हें किसी फैमिली ने गोद लिया था, मगर तुम्हें उस फैमिली में कुछ भी परिवार जैसा नहीं लगा और अब तुम अपनी टीम के साथ यहाँ रहते हो। खैर, तुम तीनों एक साथ मिलकर पिछले 3 सालों से रॉबिन हुड बनने का काम कर रहे हो, वो भी मेरा चेहरा इस्तेमाल करके। इस गुनाह पर मैं तुम तीनों को अरेस्ट करा सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम तीनों की ट्रिक वाकई पसंद आई, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। बॉस्को कहता है, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तब डैनियल इन तीनों को टेबल के पास लाकर बताता है, उसे 3 हफ्ते पहले अपने अपार्टमेंट से एक आई ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड मिला। दोस्तों, इस मूवी में आई ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो बुरे काम करने वाले अमीर आदमियों को पकड़वाती है और वह चारों हॉर्समैन उसी आई ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुआ करते थे। खैर, डैनियल ने उन तीनों को आगे बताया कि उसे इस कार्ड के साथ प्लेन की 3 टिकट और एक ऐसी ट्रिक मिली जिसे करने के लिए उसे उन तीनों की जरूरत पड़ेगी। चार्ली ने कहा, हम तीनों की? मगर आपके पास तो आपकी पूरी हॉर्समैन टीम है। डैनियल बोला, हॉर्समैन टीम है नहीं, हॉर्समैन टीम हुआ करती थी। अब हम चारों को अलग हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं। चार्ली एक्साइटेड होकर बोला, तो अब आपको हमारी जरूरत है? डैनियल ने इस पर हामी भरी, लेकिन इधर बॉस को डैनियल के साथ काम करने पर डिसएग्री करने लगा। तब डैनियल बोला, तुम लोग कब तक क्रिप्टो के चंद पैसे चुराकर लोगों को देते रहोगे? मेरे साथ काम करना तुम्हारे लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है। बॉस को ने फौरन कहा, मुझे इस ब्रेक की कोई जरूरत नहीं। तब डैनियल वहाँ से जाने लगा, लेकिन चार्ली ने डैनियल से थोड़ा वक्त मांगा ताकि वो अपने दोस्त को समझा सके। चार्ली ने बॉस्को को समझाया कि जिस आदमी का ऑफर वह लोग ठुकरा रहे हैं वो मैजिक की दुनिया का जीता जागता लेजेंड है। बॉस्को ने कहा, वो लेजेंड है नहीं बल्कि हुआ करता था, अब उसे कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। तब नैटली ने कहा, कम ऑन बॉस्को, अपनी ईगो को साइड रख के थोड़ा दिमाग से काम लो। तो बॉस्को कुछ सोचने लगा। तभी डैनियल इनकी बात काट कर इनसे इनका फाइनल डिसीजन मांगता है। तो इधर ये तीनों डैनियल के साथ काम करने राजी हो गए और चार्ली ने आगे बढ़कर पूछा कि उनका प्लान क्या है। चार्ली के ऐसा कहते ही सीन साउथ अफ्रीका में लिम्पोपो शहर के एक बड़े से खदान में शिफ्ट हुआ। इधर वेरोनिका वेंडरबर्ग नाम की एक डायमंड बिजनेस लेडी अपने लेबर्स मजदूरों को अप्रिशिएट कर रही थी कि उनकी मेहनत की वजह से उसके फादर की बनाई हुई सालों पुरानी डायमंड कंपनी अब तक मार्केट में टॉप रैंक पर है। तो इस बात पर सारे मजदूर तालियां बजाने लगे। आगे वेरोनिका ने इस खदान से मिले हुए डायमंड्स के बारे में डील करने के लिए बोर्ड मीटिंग बिठाई। इस मीटिंग में विलियम नाम का इसी कंपनी का एक पुराना अकाउंटेंट शामिल था। इधर विलियम को डायमंड
डायमंड के प्राइस से कुछ ऑब्जेक्शंस थे। उसका कहना था कि उनके हर डायमंड का प्राइस नॉर्मल डायमंड से भी कई गुना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि इसे एक्सट्रीम रिच या अंडरवर्ल्ड के लोग ही अफोर्ड कर सकती हैं, इसलिए उन्हें डायमंड का प्राइस थोड़ा कम कर देना चाहिए। लेकिन वेरोनिका इसके बिल्कुल खिलाफ थी। वेरोनिका ने एक $3 मिलियन का डायमंड उठाकर विलियम को अपना मुंह खोलने कहा। विलियम को पहले लगा कि वेरोनिका मजाक कर रही है, लेकिन वेरोनिका सीरियस थी। वेरोनिका ने वो डायमंड का टुकड़ा विलियम के मुंह में डाल दिया और बोर्ड मीटिंग में सभी से कहने लगी, डायमंड को मुंह में डालते ही उसका जहर हमारे अंदर तेजी से घुल जाता है और अगर सही समय पर डॉक्टर को ना बुलाया जाए तो आदमी की जान भी जा सकती है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन हमारे उन कस्टमर्स की है जिनसे हम डायमंड की डीलिंग करेंगे। ऐसा बोलकर वेरोनिका एक हैंकी निकालकर उसमें उस डायमंड को वापस रख लेती है और अनाउंस करती है कि उनके डायमंड का प्राइस थोड़ा सा भी कम नहीं होगा। सीन वापस से डैनियल पर शिफ्ट होता है। डैनियल अपनी नई टीम को उनका प्लान बता रहा था। बेसिकली उनका प्लान एक डायमंड को चोरी करने का है जिसे हार्ड डायमंड बोला जाता है। वो डायमंड सदियों से वेंडरबर्ग फैमिली को बिलोंग करता है और उसे अरब के एक बड़े से रेगिस्तान के एक सीक्रेट वॉल्ट में छिपाया गया है। उस वॉल्ट तक पहुंचने का रास्ता एक छोटे से हट से गुजरता है और उस हट के अंदर हाई लेवल सिक्योरिटी चेक है जिसमें सिर्फ गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। वहीं उस डायमंड को बड़ी हिफाजत के साथ रखा गया है, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद ये डायमंड यहाँ न्यूयॉर्क एग्जीबिशन के लिए लाया जाएगा। मतलब हमारे पास डायमंड को चुराने के लिए केवल 3 दिन ही है। इस प्लान को सुनकर चार्ली ने कहा, लेकिन हमें ये डायमंड चुराना ही क्यों है? डैनियल ने बताया, ये डायमंड पीटर वेनबर्ग और अब उसकी इकलौती बेटी वेरोनिका को बिलोंग करता है। ये लोग डायमंड के पैसों को लॉन्डर करके उसके पैसों से मानव तस्करी और बहुत सारे इलीगल काम को परफॉर्म करती हैं। चार्ली कहता है, इसका मतलब जिसने हमें ये टैरो कार्ड भेजा है वो बहुत अपर क्लास का कोई आदमी है जिसे इन बातों की खबर मिलती रहती है। चार्ली कहता है, बिल्कुल, और सिर्फ ऐसे ही लोगों की वजह से इंसानियत जिंदा है। तो चार्ली की इन बातों को सुनकर ये तीनों इस प्लान पर काम करने मान जाती हैं। दूसरी तरफ एग्जीबिशन का दिन करीब आ रहा था और वेरोनिका उसी की तैयारी करने में बिजी थी। इधर वेरोनिका अपने सर्वेंट से बोलती है कि वो कल रात एग्जीबिशन में फोटोग्राफी के लिए सिर्फ मार्क श्रीबर को बुक करके बाकी फोटोग्राफर्स को कैंसिल कर दी। वेरोनिका के ऐसा बताते ही उसे किसी अनजान नंबर से कॉल आया, लेकिन इस कॉल में आदमी की आवाज मशीन जनरेटेड थी और वो वेरोनिका को उसी आवाज में कोई पोएम गाकर सुना रहा था। वेरोनिका ने कमरे से अपने सभी सर्वेंट्स को बाहर भेज दिया और उस आदमी से पूछने लगी कि उसके पास उसका प्राइवेट नंबर आया कहां से और वो है कौन, लेकिन उस आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने वेरोनिका को उसके सोफे के बीच का स्टोरेज यूनिट खोलने कहा। वेरोनिका ने देखा तो उस स्टोरेज के अंदर एक पुराना स्टफ टॉय रखा हुआ था। इसे देख वेरोनिका के होश उड़ गए। उस आदमी ने वेरोनिका से फोन पर कहा, मुझे पता है 15 साल पहले उस छोटे बच्चे को मरवाने के पीछे तुम्हारा हाथ था। वेरोनिका बोली, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई एविडेंस होता तो तुम अब तक उसे मीडिया में दिखा चुके होते। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा करने से तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं होगा। मैं तुमसे तुम्हारी वो चीज छीनना चाहता हूँ जो तुम्हें सबसे प्यारी है, यानी तुम्हारा हार्ड डायमंड। ऐसी धमकी देकर उस अनजान आदमी ने कॉल काट दिया। वहीं वेरोनिका थोड़ी परेशान होने लगी। अगले दिन एयरपोर्ट में वेरोनिका ने 2 आदमियों को मार्क श्रीबर को लाने भेजा था, लेकिन नैटली ने इनसे जानबूझकर टकराकर इनका बोर्ड ही बदल दिया और मार्क श्रीबर के बोर्ड को बॉस्को को थमाकर चली गई। फिर इसके बाद जब मार्क श्रीबर एयरपोर्ट पहुंचा तो वो वेरोनिका के भेजे असल आदमियों को नजरअंदाज करके चार्ली और बॉस्को के पास गया और इन दोनों ने मार्क को झूठ बोला कि उसकी बुकिंग अचानक से दूसरे होटल में कर दी गई है और उसे फोटो क्लिक करने के लिए थोड़ा लेट आना है ताकि उसका टाइम बच सके। आगे रात में एग्जीबिशन का समय आ गया था और वेरोनिका अपने गेस्ट को डायमंड्स की खूबियों के बारे में बता रही थी। तभी वेरोनिका की बातों को डिस्टर्ब किए बगैर डैनियल ने बड़े नेचुरल तरीके से वेरोनिका के कन्वर्सेशन को ज्वाइन किया। वेरोनिका ने डैनियल की बात से इम्प्रेस होकर पूछा, आखिर वो है कौन? उसने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा। तो डैनियल ने बताया, मैं एक मैजिशियन हूँ। ऐसा बोलकर डैनियल बगैर कन्वर्सेशन को ज्यादा फोर्स किए वहाँ से चला गया। हालांकि डैनियल को वेरोनिका की सिक्योरिटी ने चेकिंग के लिए रास्ते में ही पकड़ लिया, लेकिन वेरोनिका ने गार्ड से कहा कि वो उसे जाने दे। इसके बाद वेरोनिका फोटो शूट के लिए स्टूडियो वाले कमरे में चली गई, जहां मार्क शिवर के हुलिये में बॉस्को उसका इंतजार कर रहा था। बॉस्को ने काफी कम समय में मार्क का एक्सेंट और बॉडी
लैंग्वेज इस कदर कॉपी कर लिया था कि खुद वेरोनिका उसे नहीं पहचान पा रही थी। अब बॉस्को ने डायमंड के साथ वेरोनिका की फोटो क्लिक करना शुरू कर दिया। यहाँ बॉस्को के अलावा उसका साथी चार्ली नकली स्पॉट बॉय बना हुआ था और नैटली मेकअप आर्टिस्ट बनकर आई थी। यहाँ फोटो शूट करते वक्त बॉस्को ने वेरोनिका को इंस्ट्रक्ट किया कि वह डायमंड को अपने हाथ में लेकर एक फोटो क्लिक करवाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन वेरोनिका के सेक्रेटरी ने कहा ऐसा करना खतरनाक है। तो बॉस्को ने कहा अगर ऐसा है तो मेरी जगह कोई दूसरा फोटोग्राफर ढूंढ लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब वेरोनिका ने बॉस्को को रुकवाया और अपने डायमंड को केस से बाहर निकालकर वैसा ही फोटो क्लिक कराने लगी जैसा बॉस्को ने बोला था। इस दौरान नैटली धीरे धीरे वेरोनिका के करीब बढ़ने लगी ताकि डायमंड चोरी कर सके, लेकिन ऐन वक्त में वेरोनिका के सेक्रेटरी ने नैटली को वहाँ से दूर भेज दिया। नैटली ने कहा शायद मैडम को थोड़ा टचअप की जरूरत है, लेकिन सेक्रेटरी ने इस पर साफ इनकार करके नैटली को वहाँ से साइड कर दिया। इसके बाद उस डायमंड को वापस उसके केस में रख दिया गया और वेरोनिका के कुछ आदमी आकर उसे एग्जीबिशन की तरफ ले गए। इसे देख बॉस्को और उसकी टीम के दोनों मेंबर्स काफी दुखी हुए। ये उनके पास उस डायमंड को चुराने का परफेक्ट मौका था, लेकिन इनके पास अफसोस करने का बिल्कुल समय नहीं। ये तीनों फौरन प्लान बी पर काम करना शुरू कर देती हैं। अब वेरोनिका पार्टी में पहुंचकर सभी अमीर गेस्ट के सामने डायमंड की खूबी बताने लगती है। तभी बीच में वहाँ बॉस्को आकर सभी को इंटरप्ट करता है। इधर बॉस्को को खुद वेरोनिका भी नहीं पहचान पाई थी। यहाँ बॉस को गेस्ट के सामने पागलों वाली हरकतें करके सामने पड़े बड़ी सी ग्लास वाले डायमंड को तोड़ देता है। इसे देख वेरोनिका की सिक्योरिटी बॉस्को को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। तभी डैनियल इस टेंस सिचुएशन को शांत करने के बहाने सभी गेस्ट के सामने पेश होकर उनसे दावा करता है कि वो कांच के अंदर पड़े हार्ड डायमंड को एक ही झटके में वहाँ से गायब कर देगा। वेरोनिका चैलेंज देती है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तब डैनियल कोई मंत्र फूंकता है और वेरोनिका को कांच खोलने की हिदायत देता है। तब वेरोनिका कांच खोलकर डैनियल को दिखाती है कि उसका डायमंड बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन वेरोनिका के हाथ लगते ही वो डायमंड एक ही झटके में टूट जाता है और अगले ही पल डैनियल उस डायमंड को अपने पास से बाहर निकालता है। इसे देख वेरोनिका हैरान होकर जल्दी से अपने गार्ड्स को डैनियल को पकड़ने का हुक्म देती है, लेकिन जैसे ही गार्ड डैनियल की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही कोई आदमी गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। डैनियल देखता है तो ये आदमी उसका पुराना साथी जैक था। जैक डैनियल को दिखाता है कि उसे आइक की तरफ से उसे बचाने का काम मिला है। अब जैक और डैनियल की नई टीम वहाँ से डायमंड चोरी करके भागने लगती है और वहाँ के सभी स्टाफ्स इनके पीछे लग जाती हैं और ये पांचों उनसे बचने के लिए ऊपर छत की तरफ जाने लगती हैं। तभी कोई लेडी इनका पीछा करने वालों को मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। ये लेडी डैनियल की दूसरी साथी हेनली थी। हेनली के पास भी आई का कार्ड मौजूद था। हेनली को देखकर ये सभी बड़े खुश हुए, लेकिन हेनली ने कहा ये मीटअप करने का सही टाइम नहीं है, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। तो इसके बाद ये सभी ऊपर बालकनी की तरफ पहुँचे, मगर यहाँ से आगे निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। इतने में सिक्योरिटी स्टाफ भी उन्हें पकड़ने उनके करीब पहुँच गई थी, मगर अटैक करने से पहले ही स्टाफ के तीनों लोग अचानक से वायलिन प्ले करने लगे। इसे देख किसी को कुछ समझ नहीं आया। इतने में वहाँ डैनियल की टीम के आखिरी पुराने मेंबर मैरिट की एंट्री हुई। मैरिट एक हिप्नोटिस्ट था और ये सारा काम उसी का किया धरा था। मैरिट देखकर बड़ा खुश हुआ कि उसके अलावा भी टीम के सभी मेंबर्स एक साथ रियूनाइट हो गए हैं, मगर फिलहाल इनके पास ज्यादा समय नहीं था। ये सातों यहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। इतने में सेक्रेटरी भी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच गया और उसने डैनियल की टीम को एक हेलीकॉप्टर में जाते देखा, मगर उन सभी के हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही एक जोर का स्पार्क हुआ और सेक्रेटरी ने देखा कि वहाँ कोई रियल हेलीकॉप्टर था ही नहीं, बल्कि वो एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था और असल में डैनियल की पूरी टीम रस्सी के जरिए वहाँ से भाग निकली थी। दूसरी तरफ सेक्रेटरी और वेरोनिका को पता चला कि जिस सेफ में डायमंड रखा था वो सेफ ही उनका नहीं था। इसे देखकर वेरोनिका को डैनियल की पूरी प्लानिंग समझ आने लगी। असल में जब सेक्रेटरी नैटली को वेरोनिका से दूर भेज रहा था, उसी दौरान चार्ली ने पीछे से डायमंड वाले सेफ को ही बदल दिया था। फिर बाद में उसी सेफ के अंदर वेरोनिका ने अपना वो महंगा डायमंड रखा। फिर एग्जीबिशन के दौरान जब बॉस्को ने कांच वाला बड़ा सा डायमंड तोड़ा तो उसी वक्त चार्ली ने रिमोट का बटन दबाकर असली डायमंड को नकली से रिप्लेस करके असली डायमंड को सेफ से फेंक कर नैटली के हाथ में रख दिया, जिसके बाद नैटली ने फर्श में फेंक कर वो डायमंड चार्ली को दिया और चार्ली से वो डायमंड डैनियल के हाथ लगा। अब जिस नकली डायमंड को वेरोनिका ने अपने हाथ में लिया था उसे चार्ली ने रिमोट का बटन दबाते ही तोड़ दिया
और इस तरह डैनियल ने अपने पास उस असली वाले डायमंड को दिखाया। इस बारे में पता चलते ही वेरोनिका बड़ी दुखी होती है। तभी वेरोनिका से मिलने वहाँ असली वाला मार्क शिबर पहुँचता है। इसे देख वेरोनिका हैरान होती है कि उन लोगों ने मार्क की भी नकली कॉपी बना रखी थी। दूसरी तरफ हीरा मिलने के बाद डैनियल उसे अपने पास रख लेता है ताकि उसे आई ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा सके। तभी डैनियल की उसके पुराने साथियों से बहस हो जाती है। अब इन तीनों की जिंदगी पहले जैसी नहीं थी, जहां हेनली 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। जैक का उसकी गर्लफ्रेंड से डिवोर्स हुए कई साल बीत चुके हैं और मैरिट ने तो लगभग ये टीम छोड़ ही दी है। मतलब डैनियल के अलावा कोई भी हॉर्समैन टीम को दोबारा ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो इस बारे में जानकर चार्ली ने इनसे इसके पीछे का रीजन पूछा। तब मैरिट ने बताया कि 10 साल पहले जब इन सभी को इनका आखिरी मिशन मिला था तो उस मिशन के दौरान चारों में से किसी ने भी ढंग से काम नहीं किया, जिस वजह से इन्हें डैलिन नाम के इनके एक साथी को हमेशा के लिए खोना पड़ा और तभी से ये चारों एक दूसरे से अलग रहते हैं। नाइटली ने पूछा, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, आगे की इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? डैनियल ने कहा, मुझे नहीं पता। तभी चार्ली ने नोटिस किया कि द आई ने पुराने हॉर्समैन के कार्ड को पीछे से मिलाकर किसी जगह का नक्शा बनाकर भेजा था। यानी आई ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि जब ये चारों एक साथ मिले तो इस नक्शे में बताई लोकेशन के अंदर जाएं। दोस्तों, कार्ड में बना ये नक्शा फ्रांस के छोटे से इलाके में बने एक मैनर हाउस का था। ये सातों एक साथ वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इधर डैनियल की टीम एक होते हुए भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जहाँ सिर्फ डैनियल के अलावा कोई भी नई टीम मेंबर्स को भाव नहीं दे रहा था। अब मेंशन के बाहर पहुँचते ही हैनली एक बड़ा सा ताला लगा हुआ दिखती है और जल्दी से जैक को बुलाती है। जैक इनकी टीम में हर तरह का ताला खोलने में एक्सपर्ट था, लेकिन ये वाला ताला जैक से नहीं खुल पाता। तभी डैनियल की दूसरी टीम से नाइटली दरवाजे के पास जाती है और थोड़ी ही देर में उस ताले को समझकर उसे क्रैक कर देती है। इसके बाद ये सभी मेंशन के अंदर घुसते हैं। इस मेंशन के अंदर तरह तरह की ऐसी चीजें रखी हुई थी जिसे आमतौर पर मैजिशियन यूज करते थे और ये पूरा घर देखने में किसी बहुत बड़े मैजिशियन का लग रहा था। तभी एक कमरे के अंदर से इन चारों को किसी अनजान शख्स की आवाज आना शुरू होती है और थोड़ी ही देर में एक आईने के पास से थैडियस निकलता है। दोस्तों, थैडियस ने ही डैनियल की हॉर्समैन टीम बनाई थी और उसे मैजिक की दुनिया का गॉड बोला जाता था, लेकिन अब वह जादू की दुनिया से रिटायर्ड हो चुके हैं। जैक ने थैडियस से पूछा, क्या उसी ने उन्हें टैरो कार्ड देकर यहाँ बुलाया था? तो थैडियस ने कहा, नहीं, लेकिन उसे इतना बताया गया है कि मेंशन के अंदर कोई ऐसी चीज है जिसे ढूंढने पर इन्हें का अगला लिंक पता चलेगा। तो इसके बाद ये सभी घर के अलग अलग हिस्सों में फैलकर उस चीज को ढूंढने लगे और इस दौरान इन्हें इस अजीब से घर की कई सारी खासियतों के बारे में मालूम हुआ। इन्हें पता लगा कि ये घर बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन से भरा हुआ था। दूसरी तरफ डायमंड चोरी होने के बाद से बहुत सारे रिपोर्टर्स वेरोनिका से सवाल करने लगे, लेकिन वेरोनिका उन्हें इग्नोर करके अपनी गाड़ी में बैठ गई और तभी वेरोनिका को उसी अनजान आदमी का कॉल आया, जिसका कॉल उसे पिछली बार आया था। उस आदमी ने वेरोनिका को धमकी दी कि वो हार्ड डायमंड को किसी तरह उस हॉर्समैन से बार्गेन करके उसे सौंप दे और इसके बदले में वो उसके हवाले वो एविडेंस कर देगा जो उसने अपने पास संभाल कर रखा है। इतना कहकर उस आदमी ने कॉल काट दिया। तभी वेरोनिका को अपने ऑनलाइन सोर्सेज से पता चला कि उन हॉर्समैन को रिसेंटली फ्रांस में कहीं देखा गया है। दूसरी तरफ चार्ली ने मेंशन के अंदर एक बहुत पुराने मैजिशियन की पेंटिंग नोटिस की। उसे उस पेंटिंग पर थोड़ा शक हुआ और तभी उस पेंटिंग के अंदर अपना हाथ घुसाने पर अंदर से एक बहुत बड़ा रोल बाहर निकला। उस रोल के अंदर नाजीज के बारे में कई सारी खुफिया जानकारी लिखी हुई थी। इससे इन्हें पता चला कि वेरोनिका के डैड डायमंड मार्केट में घुसने से पहले नाजीज के एक मुख्य मेंबर रह चुके थे। खैर, वर्ल्ड वॉर के बाद सारे नाजीज अलग अलग देश में फैल गए, लेकिन आज भी कई सारे नाजीज छिपकर वही काम कर रहे हैं जिसके लिए नाजीज बदनाम थी। डैनियल ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि द आई ये सब दिखाकर हमें बताना क्या चाहता है। थैडियस ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो द आई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम वेंडरवर्क फैमिली का काला सच दुनिया के सामने लाएं। तभी इतने में इन्हें बाहर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। वेरोनिका ने इस हाइस्ट गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस भेजी थी। पुलिस अंदर घुसकर इन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग इस इल्यूजन से भरे घर में पुलिस के साथ चेजिंग करके किसी तरह बच निकलते हैं। लेकिन इनकी टीम के 3 साथी यानी मैरिट, नाइटली और जैक को पुलिस पकड़ लेती है। दूसरी
दूसरी तरफ डैनियल जब अपनी बाकी बची हुई टीम के साथ वहाँ से भाग रहा होता है तो उसे बीच टनल में थैडियस दिखाई देता है। थैडियस को उनमें से पुलिस की एक गोली लग चुकी थी और वो धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन थैडियस इन लोगों को बोलता है कि वह उसकी जान की फिक्र ना करे बल्कि मिशन की फिक्र करे और मिशन को जिंदा रखने के लिए इन लोगों का यहाँ से भागना बेहद जरूरी है। तो इसके बाद ये चारों इधर से निकलकर एक सेफ जगह पर पहुँचते हैं, लेकिन बॉस को इधर जिद करता है कि उन्हें वापस जाकर अपने साथियों को जेल से छुड़ाना चाहिए, लेकिन डैनियल और हैनली बताती हैं ऐसा करना बेहद खतरनाक है। डैनियल बोलता है हाँ, ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो इस काम को करने में माहिर हो। तभी हैनली डैनियल की तरफ देखकर कहती है तुम हमारी टीम के 5वें मेंबर को भूल रहे हो। हैनली के ऐसा कहते ही सीन फ्रांस की जेल में शिफ्ट होता है जहाँ मैरिट को कैद किया गया था। तभी मैरिट से मिलने उधर वेरोनिका आई। वेरोनिका ने मैरिट को बताया कि उसके फादर जिंदा होते तो मैरिट की ट्रिक से काफी खुश होती। जब मैं 5-6 साल की थी तो वह अपने हाथ से एक हैंकी को गायब करके अपने मुंह से बाहर निकालते। उनकी इस ट्रिक को देखकर मैं बहुत हैरान होती और इसलिए मैंने अपना बहुत टाइम उस ट्रिक को सीखने में लगाया। मेरा सोचना था कि ऐसा करने पर वह मुझे बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और तब से मैं जादू जैसी चीजों से नफरत करने लगी। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर भी किसी तरह की साइकिक पावर नहीं है। मैरिट ने थोड़ा सोचकर कहा इंसान को समझने के लिए किसी पावर की जरूरत नहीं। कई बार इंसान अपने चेहरे के अंदर ही अपनी पूरी बैक स्टोरी लेकर घूमता है। अब एग्जाम्पल के लिए तुम्हें ही ले लो। तुमने मुझे अपने फादर के बारे में बताया लेकिन अपनी मॉम का जिक्र नहीं किया। तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी मॉम ने सुसाइड क्यों किया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर उन पर अपना तवज्जो देने की बजाय किसी और को अपना अटेंशन देते थे, लेकिन वो तुम्हारी सौतेली माँ नहीं थी, ना ही कोई सेक्रेटरी या हाउसकीपर थी। मैरिट की इन बातों को सुनकर वेरोनिका थोड़ी टेंस हो जाती है और मैरिट को वहीं अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर किसी ऑफिसर को एक पागल लेडी मिली थी जिसे वो अरेस्ट करने अंदर लाया था। उस लेडी को सेल में पहुंचाते वक्त दोनों अचानक ही जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे उस लेडी का हाथ अचानक से टूट जाता है। इसे देखकर वो ऑफिसर जल्दी से भागकर अपने साथियों को इस बारे में इन्फॉर्म करने जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वो लेडी बिल्कुल ठीक थी। असल में ये लेडी हॉर्समैन की 5वीं मेंबर लूना है। लूना ही वो मैजिशियन है जिसका 10 साल पहले जैक के साथ ब्रेकअप हुआ था और अब वो जैक को जेल से रिहा कराने आई थी। इस तरफ वेरोनिका जेल के इंचार्ज से बात कर रही थी ताकि वो नैटली को अपने साथ घर ले जा सके, उससे अपने डायमंड के बारे में पता कर सके। मगर इतने में वहाँ वो ऑफिसर उसी बूढ़ी लेडी के बारे में बताने आ गया। तभी एक झटके में नैटली वेरोनिका के बगल से गायब हो गई। दूसरी तरफ लूना और जैक ने मैरिट की भी हथकड़ी खोल ली थी। यहाँ हमें पता चला कि लूना हॉर्समैन टीम की टेम्पररी मेंबर थी, मतलब उसे नाउ यू सी मी के सेकंड पार्ट में हैनली को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था और इसीलिए टीम के ज्यादातर मेंबर्स उसे भूल ही गए थे। खैर दूसरी तरफ नैटली पुलिस वालों से जूझ रही होती है। वही नैटली को उनके पंजों से छुड़ाने के लिए मैरिट नैटली की मदद करने आता है, लेकिन एंड में मैरिट नैटली को बचाने के चक्कर में खुद ही वेरोनिका के हाथ लग जाता है। आगे हॉर्समैन की पूरी टीम एक पुराने से शेड में जमा होती है। इधर सिर्फ मैरिट को छोड़कर बाकी सभी लोग मौजूद थे। यहाँ चार्ली बताता है कि कल रात वेरोनिका फ्रांस से सीधा अबू धाबी जाने वाली है अपने नए स्पोर्ट कार को प्रमोट करने के लिए। हम वहीं पहुंचकर वेरोनिका को एक्सपोज कर देंगे, लेकिन डैनियल ने कहा हम किसी को एक्सपोज नहीं करने वाले, हम ये डायमंड सीधा वेरोनिका को लौटा देंगे। मुझे डायमंड से ज्यादा मेरे दोस्त मैरिट की फिक्र है। जैक कहता है पागल मत बनो, इस डायमंड को पाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है और यही हमारा मिशन था। लेकिन डैनियल की एक आदत थी कि वो किसी की भी नहीं सुनता था और हमेशा लीडर होने का रौब जमाता था। लेकिन आज पहली बार चार्ली ने डैनियल पर उंगली उठाई थी। उसने डैनियल को समझाया कि वो बचपन से डैनियल और उसकी टीम का फैन इसलिए था क्योंकि डैनियल हमेशा अपने जादू से बुरे लोगों को एक्सपोज करता था। लेकिन आज डैनियल खुद अपने इस काम से पीछे हट रहा है, जो कि बहुत शर्मनाक है। तो इधर डैनियल ने पहली बार अपनी टीम को टीम की तरह समझा और चार्ली से पूछने लगा कि क्या उसके पास कोई ट्रिक है। इसके बाद ये 7 लोग उसी रात फ्लाइट पकड़कर सीधा अबू धाबी की तरफ रवाना हुए और रातों रात पैसे देकर इन्होंने अबू धाबी में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कराया। उसमें बताया गया कि 4 हॉर्समैन दोबारा आ गए हैं अपना मैजिक पेश करने के लिए। डैनियल ने कहा हमने पिछली बार सभी के सामने हार्ड डायमंड की चोरी की थी, लेकिन इस बार हम इस डायमंड को इसके असली मालिक को वापस करने वाले हैं। तो डैनियल की बात सुनकर ऑडियंस में खलबली का माहौल मच गया। दूसरी तरफ वेरोनिका ने उनका एडवर्टाइजमेंट देखते ही डैनियल को
कॉल किया और उसे धमकाया कि अगर उसकी टीम ने किसी भी तरह की चालाकी की तो वो एक ही झटके में उसके साथ ही मैरिट को बॉम्ब से उड़ा देगी। ऐसी धमकी देने के बाद वेरोनिका अगले ही मोमेंट में अपनी नई रेस कार को प्रमोट करने चली गई। उसने सभी गेस्ट का वेलकम किया और तब तक डैनियल अपनी टीम के साथ वहां वेरोनिका से डील करने पहुंच चुका था। वहीं डैनियल की दूसरी टीम के लोगों ने उस रेसिंग कार के फोटोग्राफर्स का आइडेंटिटी कार्ड चुराकर अपने पास रख लिया। तब तक वेरोनिका डैनियल की पुरानी टीम के साथ मैरिट को छोड़ने की और अपने डायमंड को वापस लेने की डील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ चार्ली और बॉस्को रेसिंग कार की फोटो खींचने उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया और तब चार्ली और बॉस्को ने फोटोग्राफर की एक ही आईडी को एक दूसरे से स्नैच करके सिक्योरिटी गार्ड को 2 बार दिखाया, जिसके बाद सिक्योरिटी ने उन्हें गाड़ी की फोटो खींचने के लिए कार के पास जाने दिया। दूसरी तरफ वेरोनिका डायमंड लेने के बाद मैरिट को उनकी टीम के हवाले कर चुकी थी, मगर अचानक से वेरोनिका को बाहर से जोर की आवाज आई। जब वेरोनिका ने बाहर झाँक कर देखा तो वहाँ बॉस्को रेसिंग कार को स्टार्ट करके कहीं दूर ले जा रहा था। इसे देख वेरोनिका समझ गई कि ये काम हॉर्समैन की टीम ने किया है, मगर इससे पहले हॉर्समैन भाग पाते उससे पहले ही वह लोग नीचे बेसमेंट में गिर गए। दरअसल यहाँ वेरोनिका को पता था कि हॉर्समैन जरूर कोई चालाकी करेंगे, इसलिए उसने पहले ही उन सभी के लिए ट्रैप बना रखा था। यहाँ वेरोनिका ने इन लोगों को बताया कि वो शुरुआत से डायमंड के बदले उन लोगों को मरवाना चाहती थी। वेरोनिका के ऐसा कहते ही जिस कांच के कमरे में वह लोग कैद थे वहाँ रेत भरना शुरू हो गई और वेरोनिका इन्हें मरने की हालत में छोड़कर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ बॉस को रेसिंग कार से सड़क की तरफ भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर अरेस्ट कर लिया। वहीं इस तरफ उन 5 लोगों को यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, मगर तभी इनकी नजर ऊपर बने हुए बार्स की एक पाइप पर पड़ी। उस पाइप से पानी टपक रहा था। लूरा ने बताया कि अगर वह लोग उस पाइप को तोड़कर इस केज को पानी से भर दें तो पानी के वॉल्यूम से ये केज टूट सकता है। तो इसके बाद जैक ने बार्स में चढ़कर अपने बेल्ट से उस पाइप को खींचकर तोड़ डाला, जिससे पूरे केज में पानी भर गया और फिर हैनली ने अपनी रिंग से उस केज में छेद करना शुरू किया, जिससे केज में छोटी सी दरार आ गई और फिर इन सभी ने एक साथ दम लगाकर उस पानी वाले केज को पूरी तरह तोड़ डाला। दूसरी तरफ पुलिस बॉस्को को अरेस्ट करके ले जा रही थी, लेकिन बॉस्को ने अपनी मसल्स को एडजस्ट करके हथकड़ी से अपना हाथ निकाल लिया और पुलिस को चकमा देकर चालाकी से वैन से फरार हो गया। इसी के पैरेलल में वेरोनिका डायमंड लेकर उसी जगह पहुंची जहां उसे ब्लैकमेलर ने बुलाया था। ब्लैकमेलर वेरोनिका का यहाँ इंतजार कर रहा था और ये ब्लैकमेलर और कोई नहीं बल्कि बॉस्को की टीम का मेंबर चार्ली था। चार्ली को देखकर वेरोनिका हैरान रह गई। उसने कहा, तुम तो 15 साल पहले मर चुके थे। चार्ली ने कहा, मैजिक की दुनिया में सिर्फ गायब होना ट्रिक नहीं है, उस गायब हुई चीज को वापस लाना भी एक ट्रिक है। ऐसा कहकर चार्ली ने एक रेड रुमाल को अपने हाथ से गायब करके उसे अपने मुंह से बाहर निकाला। दोस्तों, यही ट्रिक वेरोनिका के फादर उसे दिखाया करते थे। वेरोनिका ने कहा, तुम 15 साल बाद मुझसे बदला लेने आए हो। चार्ली ने कहा, नहीं, मैं पिछले 15 साल से तुमसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि चार्ली और वेरोनिका दोनों सौतेले भाई बहन थे, लेकिन वेरोनिका ने बचपन में चार्ली को मारने के लिए उसे जलती हुई गाड़ी के अंदर अपनी सौतेली मॉम के साथ छोड़ दिया, लेकिन चार्ली की मॉम ने चार्ली को ब्लास्ट होने से पहले ही गाड़ी से बाहर कर दिया था, जिस वजह से चार्ली तब से जिंदा है। यहाँ चार्ली बताता है कि वो खुद अपनी मॉम और अपनी मौत का गवाह है, जिससे वेरोनिका फंस सकती है। तो वेरोनिका ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप चार्ली को उसका हीरा वापस कर देती है। लेकिन चार्ली को अजीब लगता है क्योंकि वेरोनिका इतनी आसानी से कोई चीज नहीं देती थी। तभी वेरोनिका ने चार्ली को पलटकर गोली मार दी, जिससे चार्ली मर गया। लेकिन पास जाने पर पता लगा कि चार्ली बिल्कुल जिंदा था और वो गोली चार्ली के मुंह में अटक गई थी। इस पर वेरोनिका बिल्कुल यकीन नहीं कर पाती और तभी उसे पता चलता है कि उसकी गन ही नकली थी, और ना ही सिर्फ उसकी गन बल्कि उसका पूरा स्टेज ही नकली था। ये सारी चीज वेरोनिका पब्लिक के सामने कर रही थी। इसे देख वेरोनिका घबरा गई। अब सारे हॉर्समैन स्टेज पर एक साथ जमा हुए और इधर चार्ली ने सभी को बताया कि मिस्टर वेंडरबर्ग के असल में 2 बच्चे थे, जिसमें चार्ली भी शामिल था। दोनों को उनकी आधी आधी प्रॉपर्टी बंटनी थी, लेकिन वेरोनिका ने चीटिंग करके चार्ली को मरवाना चाहा, मगर चार्ली जिंदा बच गया और फिर उसने 15
पूरा साल वेरोनिका से बदला लेने का प्लान बनाया। उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चार्ली ने सभी हॉर्समैन को द आई ऑर्गेनाइजेशन का नकली कार्ड बांटकर उन सभी को एक साथ दोबारा से जमा किया। यानी इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड अकेला चार्ली था। आज शाम के वक्त जब वेरोनिका गाड़ी में बैठी थी तो उस वक्त वो गाड़ी खुद चार्ली चला रहा था। चार्ली वेरोनिका को वॉल्ट की बजाय एक दूसरे रास्ते से ले गया, लेकिन वेरोनिका को इसका पता इसलिए नहीं चला क्योंकि चार्ली के बाकी मेंबर्स ने एटमॉस्फेयर ही पूरा का पूरा बदल दिया था, जिससे ऐसा लगे कि वेरोनिका अपने लॉकर के पास ही जा रही है, लेकिन असल में वेरोनिका घूम फिराकर स्टेज के अंदर पहुंच गई थी। खैर, असलियत सामने आने पर वेरोनिका को पुलिस अरेस्ट करके वहां से ले जाती है और जैसा कि डैनियल ने कहा था कि वो हीरे को उसके असल मालिक के हवाले करने वाला है, तो डैनियल ने वैसा ही किया। इतना दिखाते ही ये सीन यही कट हो जाता है और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हॉर्समैन के पुराने टीम मेंबर्स नई टीम के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। सभी में फ्रेंडशिप हो गई थी और लूना और जैक ब्रेकअप के बाद फिर से पैचअप कर चुके थे। तभी अचानक इन सभी को डोर से कुछ आवाज आती है। जब चार्ली दरवाजे के पास जाता है तो बाहर कोई कपड़े में लपेटा हुआ पार्सल छोड़कर गया था। चार्ली इस पार्सल को लेकर अंदर जाता है और इस पार्सल को खोलने पर इसके अंदर से एक होलोग्राम शो होता है। इस होलोग्राम से पता चलता है कि उनका पुराना टीममेट डायलन अभी तक जिंदा है। डायलन सभी से खुद के मरने का रूमर फैलाने पर माफी मांगता है और बताता है कि अगर वो ये रूमर नहीं फैलाता तो आज हॉर्समैन की टीम इतनी एक्सपैंड नहीं होती और इतने सारे टैलेंटेड मैजिशियन एक साथ जमा नहीं होते। ऐसा कहने के बाद डायलन अपनी टीम के नए मेंबर्स से कहता है, तुम तीनों ने द आई ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस्तेमाल करके वेरोनिका से अपने फायदे के लिए बदला लिया, लेकिन इसके लिए मैं तुम तीनों को माफ करता हूँ और अब तुम तीनों वाकई हॉर्समैन टीम का हिस्सा हो। इसे सुन तीनों काफी खुश होती हैं। तभी डायलन आगे बोलता है, ऐसा मत सोचना कि हमारा काम खत्म हुआ है, बल्कि अभी तो हम सभी का असली काम शुरू हुआ है। डायलन के इतना कहते ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।